तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करें बेटा। आज इंडियन इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर, इंडिया चाइना पाकिस्तान। वैसे तो इस समय पूरे पूरे विश्व के अंदर हलचल मची हुई है। आइए हम लेकिन फिलहाल इन तीन देशों के बारे में ही बात कर लेते हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान। देख रहे हो विनोद, तुम कित्तू सा है ये, आतंक सा ही काट रखा है इनने भी। चलो चलो, तो सबसे पहले हम चाइना की बात कर लेते हैं। देखिए चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट आया था ना, स्ट्रेटेजी जो रही है उसकी डेवलपमेंट की, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है प्री 1978, एक है पोस्ट 1978। इसके अंदर दो चीजें हुई थी, इसके अंदर भी दो चीजें हुई थी। यहां पे आया था GLF, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए इसको देखते हैं ये है क्या। GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ऑब्वियस सी बात है, ये प्री 1978 में था। अब यानी कि जब मैं प्री 1978 बोल रहा हूं तो 1978 से पहले की डेट इसके अंदर आने वाली है। तो ये कब आया था बेटा? 1958 में आया था। और ये आया किस लिए था? देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूं, वापसी आते हैं इसी पे, GLF के बारे में। ये दो चीजें थी, एक इंडस्ट्री के लिए काम करा था इन्होंने, एक एग्रीकल्चर के लिए काम किया था। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, इस पूरे पॉइंट के अंदर GLF के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने इंडस्ट्री के लिए क्या करा, फिर इंडस्ट्री कैसे खराब हो गई। एग्रीकल्चर के लिए क्या करा, फिर एग्रीकल्चर कैसे खराब हो गया, हैंड टू हैंड इसी पॉइंट के अंदर। देखिए चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा रोल था बेटा रशियंस का। उन दिनों रशियंस के एक्सपर्ट यहां आते थे। रशिया ने बहुत साथ दिया हर किसी का कहीं कहीं पे। तो रशिया सॉरी, तो वहां से रशिया से बड़े बड़े एक्सपर्ट यहां थे जो इंडस्ट्री को चलाना जानते थे। चाइना को उन्होंने बहुत सपोर्ट करा चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए। लेकिन फिर वही वॉर का माहौल बन गया, रशिया ने अपने लोगों को वापसी बुला लिया, इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हिट आ गया चाइना के। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉम्यून सिस्टम अपनाया। कॉम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि मिलके फार्मिंग करो। टोटल ऐसे 26,000 कॉम्यून फार्मिंग बनाए गए थे, कॉम्यून सिस्टम बनाए गए थे, जिसमें ऑलमोस्ट सभी फार्मर कवर थे किसी न किसी ग्रुप में। 26,000 ग्रुप में किसी न किसी ग्रुप में फार्मर इंक्लूड थे, सब सही चल रहा था। लेकिन तभी बेटा उन दिनों बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सूखा समझते हो? पानी की कमी, जबरदस्त सूखा, इतने लोग मर गए, एग्रीकल्चर तो बर्बाद ही हो गया, बहुत ज्यादा लोग मर गए। यही सब बातें मैं यहां पे पढ़ाऊंगा। दिस वाज अ कैंपेन लॉन्च्ड इन 1958 टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो मच सो पीपल वर एंकरेज टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड। लोगों को एंकरेज किया गया कि आप अपनी जगह पे इंडस्ट्री बनाओ, छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाओ। While industrialization was given a massive boost in urban area, शहरों के लिए तो ये करा, agriculture was revolutionized in the rural area by adopting commune system of farming. Nearly 26,000 commune covered almost entire population engaged in agriculture. Expert from Russia played a critical role in promoting the process of industrialization in China. चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल था। दो सब्सिक्वेंटली दीज एक्सपर्ट वर विथड्रॉन बाय रशिया ओइंग टू डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। कुछ झगड़े हो गए जिसकी वजह से उन्हें वापसी बुला लिया गया। व्हाइल द विथड्रॉल ऑफ एक्सपर्ट हैड डेंटेड द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी स्पीड को डेंट पड़ गया चाइना के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड पे डेंट पड़ गया क्योंकि वहां से रशियन जा चुके थे। ग्रोथ वाज डेंटेड बाय सेवर ड्रॉथ, और जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर उस पे बेटा आ गया सूखा। यहां पे सूखा पड़ गया बहुत ज्यादा चाइना में। अब जानते हो कितने लोग? 30 मिलियन लोग, यानी कि 3 करोड़ जाने चली गई थी। आप सोच सकते हो कितना तगड़ा सूखा पड़ा होगा। फिर आया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये माओ जेडोंग साहब लेकर आए थे, और कब लेकर आए थे? 1965 में लेकर आए थे, और ये 1976 तक चला था।
आपको पता हो तो हम पढ़ रहे हैं 1978 से पहले का, तो पहले के अंदर ही डेट आएंगी, ठीक है। ये 1965 में आया और 1976 तक चला। इस पीरियड में हुआ क्या, इन माओ जेडोंग ने स्टूडेंट्स को और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट यानी जो पढ़ लिख रहे हैं, प्रोफेशनल यानी जो पढ़ लिख के तैयार हो गए, उनको भेजा गया अलग अलग कंट्रीज की जगहों पे, ताकि आप वहां जाकर के एक्सपर्टीज गेन कर सको। अब हम बाहर से एक्सपर्ट नहीं बुलाएंगे, हमने सीख ले ली, अब हम अपने बंदे बाहर भेजेंगे और वहां उनको एक्सपर्ट बनवा देंगे। समझ गए मेरी बात को। द कल्चरल रिवॉल्यूशन सक्सीडिंग इन कम्बैटिंग द रिसेशनरी साइकिल इन चाइना, चाइना से रिसेशन साइकिल को काफी बाहर आने में मदद मिली। इट ऑल्सो सक्सीड इन इम्पोजिंग माओजिम। बेटा माओजिम का मतलब क्या होता है, ये जो माओ साहब थे ये बड़ा ही फेवर करते थे कि हमारे को सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही फेवर करना है, यानी कि टोटल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। द सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी प्रोपाउंडेड बाय माओ एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना, यानी कि चाइना को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट ही निभाएगी, जो हम भी सोचते थे। आपको पता ही प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था। अब आ गया 1978 का पीरियड, उसके बाद का पीरियड चाइना में आ गया बेटा रिफॉर्म्स। ध्यान रखना रिफॉर्म्स कब आए थे, 1978। बाय एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। समझ गए मेरी बात को, प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी हमने एक्सेप्ट कर लिया पार्शली। पार्शली का मतलब होता है कि थोड़ी सी चीज हमने प्राइवेट पे छोड़ दी, थोड़ी सी चीज हमने गवर्नमेंट पे। बेसिकली इट इन्वॉल्व अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट वाली, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का चल रहा था, अब वो शिफ्ट हो गई थी टू द सिस्टम ऑफ ओपन इकोनॉमी। अब हम बेटा कमांड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी, मतलब चाइना ओपन इकोनॉमी में जा चुका था, यानी सबको अब व्यापार करने का मौका मिलने लगा था। उसके बाद में इसके अंदर भी दो चीज आई, एक आया फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और एक था बेटा सेकेंडरी फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। आइए फर्स्ट फेज जान लेते हैं, फर्स्ट फेज में क्या करा था। इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले फेज में इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करा। इसमें क्या करा, जो कम्यून सिस्टम था उसको खत्म किया गया, उसको खत्म किया गया कि ना ना ऐसे मिल मिल के कुछ मत करो। सरकार ने क्या करा, जमीनें पहले किसी की, सारी जमीनें सरकार के अंडर आती है, वहां सरकार ने वो जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े करे, छोटे छोटे टुकड़े करे और लोगों को इसका मालिक बना दिया गया। हालांकि उनको ऑनरशिप नहीं दी गई, मैं गलत बोल रहा हूं, मालिक नहीं बनाया गया था, मतलब उनके ये कह दिया कि भैया इस पे अब तुम करो जो करना है, जो करना नहीं एग्रीकल्चर करनी और कुछ नहीं करना, खेतीबाड़ी करनी है। हम कह रहे हैं ये जमीन के एक तरीके से तुम मतलब रजिस्ट्री नाम नहीं कर रहे हैं, बाकी एक तरीके से तुम मालिक ही हो, मतलब मालिक हो भी नहीं और मालिक हो भी, लेकिन इस पे आप करोगे सिर्फ एग्रीकल्चर का काम और इससे कमाई जो होगी वो आप सब रख लेना, हमारे को तो थोड़ा मोड़ा टैक्स दे देना। वो तो फिर भी देना ही पड़ता, अगर जमीन आपकी भी होती मान लो तो उस पे जो उगाते कमाते तो उस पे तो सरकार फिर भी टैक्स लेती ना, सरकार ने तो आपको जमीन भी दे दी। तो इसके अंदर सिर्फ यही है, द कम्यून सिस्टम, the commune land was divided into smaller pieces of land and allocated to individual household. Significantly, it is noted that land was allocated only the purpose of farming, farming के लिए दिया गया था, devoid of ownership right, और ये याद रखना ownership right नहीं दिए गए थे। Thus the farmer in a way tenant of the government, तो एक तरीके से वो किराएदार ही थे गवर्नमेंट के, पर किराया नहीं देते थे, टैक्स देते थे। टैक्स तो हर कोई देता है बेटा, चाहे मालिक भी होते तब भी टैक्स तो देना ही पड़ता, not the owner of the soil. However, the allottee were allowed to keep their income from farming with themselves, though not without liability of taxes. थोड़ा बहुत टैक्स जो हमारा बनता है वो दे दो, बाकी आप सब रखो। Secondary phase of economic reform. In the second phase, reform were initiated in the industrial sector. अब आई बात इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इसके अंदर क्या करा बेटा, उन्होंने अब प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया कि ना भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट अपने अपना खेल रही है, गवर्नमेंट फिर बड़ी करप्ट हो रही है, अब हमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देना पड़ेगा। वर अलाउड टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दस द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, सरकारी कंपनियों को वर एक्सपोज टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, उन्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ा था प्राइवेट सेक्टर से। द सिस्टम ऑफ डुअल प्राइसिंग पॉलिसी लेके आई गई दोनों के लिए, फार्मर्स के लिए भी और यानी एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। डुअल प्राइस पॉलिसी क्या होती है कि एक सर्टेन कोटा जो है, सर्टेन क्वांटिटी आपको बेचनी पड़ेगी गवर्नमेंट के भाव से, गवर्नमेंट ने जो कह रखा है, ताकि समाज के साथ भी भला हो सके। प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी तो आप हमारे बताए गए भाव से बेचोगे
और उसके बाद जो आपके पास माल बचेगा उसको आप मार्केट रेट पे जैसा आपका मन करे उस भाव पे बेच लेना, तो आपका भी फायदा हो जाएगा, हमारा हमारे जो देश को गरीब लोगों का ध्यान रखना है वो भी हो जाएगा। तो ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी यही होती है बेटा। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग were introduced, farmer and industrial unit was required to make sale and purchase of the price structure as fixed by the government. Market prices were allowed to operate for all other transaction in the economy. समझिए ना, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो गया मार्केट के भाव पे कर सकते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप करे गए थे ताकि विदेश से कोई आए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि आप अगर इस जोन के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाते हो तो हम आपको बहुत सारे फायदे देंगे। तो ऐसी सरकार ने एसईजी जोन बनाए वहां पर, और वहां पे वो बनाए गए थे ताकि विदेशी लोग यहाँ पे आकर के पैसा इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के डेवलपमेंट की, पाकिस्तान को हमसे आजादी मिली या यूं कह लो अलग हुआ वो हमसे 1947 में। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जैसे हमने अपनाया था, हमने और पाकिस्तान ने लगभग एक जैसा ही मामला करा था। देखो हमने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, उन्होंने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। हमने भी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा करा था, उन्होंने भी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा करा था। हमने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाए थे, याद करना कि बाहर से माल मंगवा लो, वो बाहर से माल मत मंगवाओ, घर के अंदर माल बनाओ। हमारे यहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उनके यहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ये तो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान का सेम ही चल रहा है, बेचारा बच्चा हमारा ही कॉपी करेगा ना। एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, डेमोग्राफिक इंडिकेटर। याद रखिएगा डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या चीजें आती हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है लोगों की दशा, हमारे देश में जो लोग हैं उनकी दशा बताने के लिए। तो सबसे पहले एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ये मैं आपको बता दूं ये डेटा पुराना है, इसके अकॉर्डिंग चाइना सबसे आगे दिखा रहा है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना हम सब पीछे हो चुका है, पॉपुलेशन में हम आगे हो चुके हैं। ये आपके लिए बड़ी शान की बात नहीं है, समझ गए। खैर ये है एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो हर साल बढ़ रही है, किस गति से बढ़ रही है, तो भैया ध्यान रखना, चाइना को तो अकल आ गई, वहां तो बड़ी कम रफ्तार से बढ़ रही है। उसके बाद हम हैं, और बेटा पाकिस्तान पे तो पूरे जोरों शोरों पे लगा हुआ है पॉपुलेशन बढ़ाने पे। डेंसिटी का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। ये सबसे खराब हमारा होगा, पक्की बात है। ये देखिए, यानी कि ऐसे समझो आसान भाषा में, इतना एरिया है, मान लो इतने एरिया में इंडिया के अंदर 455 लोग रह रहे हैं, वहीं इतने ही एरिया में चाइना में 148 रह रहे हैं, पाकिस्तान में 275 रह रहे हैं। इसका मतलब यह हमारे यहाँ पे बिच बिच के लोग रह रहे हैं, इतनी हम पे जगह नहीं है जितने लोग घुसा रखे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। उसके बाद सेक्स रेशो हमारा ही खराब है, आप जानो बेटा। इस आप कई जगह पे ना, हम पाकिस्तान से बहुत खराब है आज भी। हमारे यहाँ का सेक्स रेशो आज भी बड़ा गंदा है, 924, यानी महिलाएं 924 है 1000 पुरुषों के ऊपर। इसके ऊपर चाइना सबसे बेस्ट है, चाइना हर जगह आपको बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान सेकंड नंबर पे मिलेगा, थर्ड नंबर पे हम ही मिलेंगे। फर्टिलिटी रेशो ये यहाँ पे हम आगे, हम सही है, मतलब चाइना तो यहाँ भी नंबर 1 पे है, हम नंबर 2 पे हैं, और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। फर्टिलिटी रेशो का मतलब होता है कि एक औरत औसतन पूरे जीवन भर में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। तो देखो अब हंसना मत कि 2.2 बच्चा क्या होता है या 1.7 बच्चा क्या था, ये एवरेज है। तो लगभग मैं इसको बोल देता हूँ कि 3 बच्चे, मैं यहाँ बोल देता हूँ 2 बच्चे, और इसको मैं बोल देता हूँ 4 बच्चे। यानी कि चाइना के अंदर पूरे जीवन काल में एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है, इंडिया में 3 बच्चों को जन्म दिया जाता है। पाकिस्तान तो मैं पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तान तो पूरी जोरों शोरों से लगा हुआ है कि कैसे करके हम में जज्बा है, हम जज्बाती कौम है, हम तो आगे निकलेंगे। तो ऐसे निकल रहे हैं आगे, है ना। शहरीकरण की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन, ये हमारा खराब है, हमारा यहाँ पे शहरीकरण सबसे कम है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आज भी हमारे देश के अंदर जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे ही डिपेंड है, जो कि खराब चीज है, सही बात नहीं है। इसमें चाइना सबसे नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 2 पे है, हम नंबर 3 पे है। तो ये हमारी डेमोग्राफिक इंडिकेटर है। पेपर में कई बार ये ऐसा ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, कुछ है आपको तो बस ये ग्राफ पढ़ना है, बातें लिखनी है। आपको क्या लिखना है कि भैया पहले आपके सामने आ जाए ना ये सब चीजें, मैं बताता हूँ आपको आंसर कैसे लिखना है। पहले आप ये एक्सप्लेन करना, जैसे अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्लेन करने के बाद में आप बताना कि चाइना में बहुत अच्छा है, उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान, उसके बाद नंबर 3 पे इंडिया। इसे देख के आपको आंसर देना, इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट आया, चाइना ने एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आई थी, ईयर याद रखिएगा 1979। चाइना के अच्छे दिन ही शुरू हुए थे आफ्टर 1978, है ना।
1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, जिसके अंदर आप बस एक बच्चा पैदा कर सकते हो। हाँ, ये 2016 में ही खत्म कर दी गई, क्योंकि वहां पे बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही थी, क्योंकि जवान बच्चे तो पैदा ही कम हुए ना, तो फिर ये टू चाइल्ड पॉलिसी पे ये लेकर आ गए। पूरी बात में ये लिखा हुआ, बस आप ये याद रखना ईयर कौन सा था। शुरू का ईयर था 1978, एंड का ईयर था 2016। रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन क्यों हुई? तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन है। समझो बेटा, चाइना जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे खूब व्यापार करता है। अगर वर्ल्ड वाइड ही मंदी का दौर चल रहा है तो चाइना में तो मंदी आनी तय है ना बेटा। तो स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन। डोमेस्टिक डिमांड भी जो है ना, चाइना के अंदर जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं प्रोडक्ट का। क्यों? वो आजकल थोड़ा सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। समझो ना यार, जब मैं समझो चाइना के घर के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है, वहां के लोग डिमांड ही नहीं कर रहे पैसों को बचाने के चक्कर में। तो एक प्रॉब्लम तो चाइना की आ रही है विदेशों से, एक चाइना की प्रॉब्लम आ रही है देश के अंदर। याद रखना, ऐसे याद होएगा। एक प्रॉब्लम आ रही है चाइना की देश के बाहर से, क्योंकि पूरे बाकी देशों में मंदी का दौर है तो चाइना में मंदी आ गई। एक आ रही है चाइना के अंदर से कि डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है। तीसरा पॉइंट, करप्शन खूब है, खूब करप्शन हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइम्स हो रही है, तो उससे स्लो डाउन आना तय है। उसके बाद चाइनीज पीपल जो हो रहे हैं, वो जो चाइना के अंदर जो लोग हैं ना, उनके अंदर बेटा मैं कह रहा हूं वो बड़े टेक्निकल लोग हैं, बड़े उनके अंदर एक्सपर्टीज बहुत अच्छी, लेकिन उनको उतना पे नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, लोग वहां का अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में वर्ड पढ़ रखा है। वो वहां जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जहां पे उनको पे स्केल अच्छा मिल सके। समझ गए? उसके बाद में पांचवा पॉइंट, चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भैया एनवायरमेंट बड़ा खराब चल रहा है, चलेगा ही। जब तुम साले चमगादड़ मार मार के तुमने कोरोना वायरस फैला दिया, तो दुनिया भर का कभी कभी नकली का सूरज उगा देते हैं, कभी बादल, कभी बारिश कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो वहां एनवायरमेंट की तो धज्जियां उड़ी हुई है। हाई जीडीपी ग्रोथ हैज लेड टू सीरियस चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम इतने अपने एनवायरमेंट को खराब करे जा रहे हैं, एनवायरमेंट के रिसोर्सेज नोचे जा रहे हैं, तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी दिक्कत आनी तय है। उसके बाद पाकिस्तान में इकोनॉमी को स्लो डाउन क्यों हुआ? उसका सबसे पहला, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। चाइना के खुद के लोग जिनके पास पैसा है वो चाइना के अंदर, पाकिस्तान के खुद के लोग जिनके पास पैसा है वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान का भविष्य नहीं है। और विदेशी कंपनी तो हाथ ही जोड़ी, भैया तुम्हारे यहाँ तो आएंगे नहीं, पता लगा हमने आज फैक्ट्री लगाई, रात को बम लगा दिया तुमने, हम तो न लगा रहे। करप्शन हो रहा है, वही जो वहां प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे भी है। और यहाँ तो बेटा करप्शन के साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। कोई भी प्रधानमंत्री वहां का कभी भी मार दिया जाता है। इमरान खान को जेल में डाल रखा है, जेल में बेचारे के साथ क्या ही बोल, है ना। उसके बाद द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्लम्प्ड टू 3.75% बिटवीन पीरियड 2008-2016। इन 2017 इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रू। अब ध्यान से सुनना बेटा, 2017 में पाकिस्तान की स्थिति सुधरी थी। उससे पहले तो वो 3.75% की ग्रोथ रेट पे था, लेकिन बेटा वो थोड़ी सी सुधरी थी। लेकिन फिर वही हुआ बेटा, 2019 में वापसी से गिर गई। तो ये ईयर याद रखना कि एक ईयर ऐसा था पाकिस्तान के लिए 2017 का ईयर, जिसमें उसकी जीडीपी ग्रोथ करने की स्पीड बढ़ गई थी। Owing to slow GDP growth and consequently the low level of income, Pakistan economy has almost sunk into the low income low growth trap। बेटा लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप क्या होता है कि आपके देश में इनकम कम है, लो इनकम, तो आप डिमांड भी कम करोगे। जब मार्केट में डिमांड ही कम होगी तो जो बिजनेसमैन है वो पैसा नहीं लगाएंगे, लो इन्वेस्टमेंट। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 4 लोगों की रोजगार कैसे मिलेगा, लो इनकम। फिर वही कहानी फंसती जा रही है। हम भी फंसे थे, याद करो हमने एक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को सीधा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कदम रखने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो वो इसलिए क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजर रहे थे। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट के पास पैसा तो था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास, जो हम उभर गए। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर पे पैसा है, वो लगाना नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट सेक्टर कह रही है हम पे पैसा है ही नहीं, हम तो खुद भीख मांग रहे हैं। तो ये बेटा फंस चुका है, ये ना निकले जीवन में कभी, ध्यान रखना।
लिबर्टी इंडिकेटर एक बार पेपर में आ चुका है और कई बच्चे इसको छोड़ के आए थे। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। बेटा डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोग आपके देश में कितना पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज को लेके। सही बताऊं, इस मामले में हमारा इंडिया नंबर 1 पे है इन तीनों, हम तीनों में। क्यों है? हमारे यहाँ पे आजादी है हर चीज की। कोई भी प्रधानमंत्री को बेटा खुलेआम गाली दे देता है। आप जरा पाकिस्तान में धरने पे बैठ के दिखाओ, जैसे यहां बैठ जाते हैं मिनटों मिनटों में धरने पे, वहां बैठ के दिखाओ, शाम तक गर्दन नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम ही बैठे मिलोगे वहां, गर्दन खत्म है तुम्हारी। चाइना में करके दिखाओ। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बेटा यहाँ पे कोई धर्म में भेदभाव नहीं है। कोई भी आप पॉलिटिशियन बन सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। पाकिस्तान में देखो ना, पाकिस्तान में पहला नियम ही है आपको पॉलिटिक्स में एंट्री करना है तो यू शुड बी अ मुस्लिम। अगर आप हिंदू हो तो भूल जाओ। तो लिबर्टी यानी आजादी हमारे देश में जितनी है वो किसी देश में नहीं है, याद रखना। तो लिबर्टी इंडिकेटर रेफर्स टू द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि समाज और पॉलिटिक्स को लेकर डिसीजन लेने में हम आम जनता की कितनी भागीदारी है उसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। इंडिया के अंदर ये भागीदारी सबसे अच्छी है। One such indicator has been added as a measure of extent of democratic participation in social and political decision making, but it has not given any extra weightage in the calculation of HDI। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। लिबर्टी इंडिकेटर को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन इसको एक जगह पे जगह दी गई है। यहां श्री राधे, सॉरी, इसको एक जगह पे जगह मिली है बेटा, और वो कौन सी जगह है? एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ये नाम याद रखना, पेपर में रीजन असर्शन एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं। बच्चे को ऐसा याद दिमाग में रहता है कि लिबर्टी इंडिकेटर को तो कोई वेटेज कहीं मिली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लिबर्टी इंडिकेटर को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेटेज नहीं मिली है, लेकिन यहां वेटेज मिली गई है। यहां उसको कंसिडर किया जाता है जब हम ये कैलकुलेट करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दोबारा से गरीबी, भिखमंगी क्यों फैल गई है? तो उसका सबसे पहला कारण है पाकिस्तान हैज फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट स्टेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ये अपने एग्रीकल्चर में कभी वो रिफॉर्म लेके आ ही नहीं पाया। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, बहुत कम है। रही बची एग्रीकल्चर है, उसमें भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज रिमेन्ड वोलेटाइल एंड हाईली वल्नरेबल टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब वो आज भी क्लाइमेट पे ही डिपेंड है कि अगर मौसम अच्छा हो गया तो हो गया कुछ, वरना तो जयराम जी की। गुड हार्वेस्ट डिपेंड लार्जली ऑन गुड मानसून, मतलब वो मानसून पे ही डिपेंड है। दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट था एग्रीकल्चर को लेकर, दूसरा पॉइंट, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अगर बना तो मैं तो हमेशा कहता हूं पढ़ के जाओ। फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट, डॉलर के लिए पाकिस्तान हैज रिलाइड लार्जली ऑन द रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। पाकिस्तान के बाद डॉलर कहां से आता है? एक तो वो जो खेती बाड़ी अपनी एक्सपोर्ट करता है उससे। अब सोचो, यहां से पैसा आ रहा है और यही कमजोर है। दूसरा, रेमिटेंस, यानी जो वहां से भीख मिलती रहती है, इसको रेमिटेंस जो आता रहता है उस पर डिपेंड है। अ सेटबैक टू दी सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों ही अब बेकार हो गए। रेमिटेंस भी बहुत कम हो गई है, हालांकि मिल रही है पर इतनी नहीं, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी अब गिर गया है। हैज कॉज्ड अ कॉरस्पॉन्डिंग सेटबैक टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां है नहीं। वहां के नेता को जेल में डाल दिया जाता है, प्रधानमंत्री तक को जब मर्जी लटका दिया जाता है। इमरान खान को जेल में भेज दिया है। इन पाकिस्तान हैज कॉज्ड ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो भैया वहां पे दंगे बहुत होते रहते हैं, बार बार हर बात पे दंगे, कभी कहीं बम फोड़ दिया, कभी कहीं बम फोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर ही अंदर। तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। मतलब वहां की गवर्नमेंट ने ना कभी ये कोशिश ही नहीं करी कि बच्चों के बैग में किताबें चली जाए। उनकी हमेशा कोशिश ये रही है आतंकवादियों के बैगों में कभी गोला बारूद कम ना हो। ये याद रखना, इस बात में बहुत गहरी बात बोल दी मैंने। ये पाकिस्तान इज
एलोकेटिंग ह्यूज फंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। आगे हुई बात कि डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा, या लड़ने के लिए हम जज्बाती कौम है, ऐसी बातें करते हैं ना, जज्बाती कौम है, हमारे पास डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे बच्चों के बैग में किताब हो या ना हो। इवन व्हेन इट इम्प्लाई अ ह्यूज कट इन द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो पैसा जो पाकिस्तान को अपनी डेवलपमेंट में लगाना चाहिए था, अपनी रोड सही करने में, अपने एजुकेशन सही करने में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में पैसा लगाना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान ने लगा दिया मिलिट्री के अंदर कि हमें बस, अरे क्या करोगे तुम कश्मीर लेके, मैं आपसे बात करता हूं, अब क्या करोगे आप? अपने घर के लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, 400-400 500-500 रुपए किलो आटा हो रहा है तुम्हारे यहाँ, वो भी मिल नहीं रहा है, कश्मीर चाहिए कश्मीर, क्या करेगा कश्मीर का? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटे। आई होप आपके ये चैप्टर थोड़ा सा बेटर समझ में आया होगा। अब हमारी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी खत्म होती है, अब हम आपके साथ बहुत जल्दी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारे चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हें बेटा आंख बंद करके करके जाइएगा, सारे न्यूमेरिकल सब कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो बेटा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।